Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We are going to start with a new chapter today of SBIL, that is Code on Wages 2019. Now, this is the latest material downloaded from the ICSI's website. So, ICSI have been updating their materials lately, and आपको ये material download कर लेना है from the website. I'll give you the links for the materials if you want. Drop me a message on my number. And we are going to start with this chapter. ये चैप्टर क्या है, सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं। समझने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर consider subscribing to the channel and also like the videos. This boosts our confidence to make more such videos for you. So Code on Wages 2019, इस चैप्टर को हम लोग टाइम लेके समझेंगे। नाउ द रीज़न बिहाइंड इट इज़ इट्स अ ह्यूज चैप्टर। ओके, अब ये जो चैप्टर है कोड ऑन वेजेस, ये चैप्टर जो है ये मिक्सअप है। अंडरस्टूड? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ चैप्टर्स। नाउ पहले ये सारे चैप्टर्स जो थे वो यहाँ पर अलग अलग हम लोग सीखते थे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम वेजेस, मिनिमम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये हम लोग पहले पढ़ते थे। इसी के साथ साथ एडिशन में हम लोग पढ़ते थे पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, 1936। इसी के साथ हम लोग पढ़ते थे पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस 1965। और एक था हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन, 1976। तो ये अलग, ये चार एक्ट जो था, ये पहले हम लोग अलग अलग पढ़ते थे, चार एक्ट। अब इन सारे चार एक्ट को मिला के उन लोगों ने एक बना दिया है कोड, एक कोड बना दिया है जिसको कहते हैं हम लोग कोड ऑन वेजेस। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिला के हम लोगों ने एक कोड बनाया जिसको वेजेस। इसका मतलब इसी चैप्टर में आपको ये चार चैप्टर पढ़ने हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग रेडी हो? डूइंग इट, विल डू इट वन आफ्टर अनदर, प्रॉपरली अच्छे से सीखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में वैसे देखने से अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन से टॉपिक्स हम लोग देखेंगे? सबसे पहले है वेजेस के बारे में देखेंगे। वेजेस से रिलेटेड देखो पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। वर्कर्स से रिलेटेड जानेंगे, फ्लोर वेज के बारे में जानेंगे, नया टर्म है, ठीक है। इंटरमिनेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, ओवर टाइम वर्क के बारे में जानेंगे, टाइम फ्रेम ऑफ पेमेंट, बोनस, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इंस्पेक्शन कम फैसिलिटेटर्स जो है उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में। ये सारे टॉपिक्स देखने वाले, ठीक है। तो देखो चैप्टर 2, इसी चैप्टर में आपको सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलेगा प्रीलिमिनरी। उसके बाद यू विल गेट टू नो मिनिमम वेजेस, उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस, उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड, उसके बाद पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट, एंड देन लास्टली इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। नाउ दिस वर्ड फैसिलिटेटर इज अ कंप्लीटली न्यू टर्म। क्यों टर्म है? पहले इंस्पेक्टर थे, पहले जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। अब जो है दोस्त का काम निभाते ये इंस्पेक्टर्स। दे आर जस्ट नॉट स्ट्रिक्ट, दे आर हेल्पफुल टू यू, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो वो लोग आपको हेल्प कर देते हैं। अंडरस्टूड? विल लर्न अबाउट इट आगे जाके, ठीक है। तो चैप्टर्स कितने हैं देखा जाए, 7 चैप्टर्स है। इसी एक चैप्टर में 7 चैप्टर्स है जो अपने को देखने को मिलेगा, ठीक। सबसे पहले चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में चलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिलिमिनरी में चलेंगे हम लोग। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक चीज। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, देखो प्रियम्बल में क्या बताया, प्रियम्बल चैप्टर की प्रियम्बल में बता दिए, इट इज एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू वेजेस, ठीक है, एंड बोनस एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर इन विद इन और इंसिडेंशियल टियर टू। मतलब ये सिंपल चीज है, ये हम लोगों ने एक जो कोड बनाया है ये इनको मिला के बनाया है, बस यही बात है, ठीक है। दैट इज रिलेटिंग टू वेजेस, वेजेस से रिलेटेड ये सब है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द थिंग।
सबसे पहले हम लोग सेलेंट फीचर्स में चलेंगे। सेलेंट फीचर्स ऑफ द कोड ऑन वेजेस, इसके फीचर्स क्या है सबसे पहले समझेंगे। मतलब फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, देन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि यार पहले इतने सारे एक्ट्स है, इसको मिलाने का कारण क्या है, इसको एक साथ करने, कंबाइन करने का कारण क्या है, इसको मिला के कोड बनाने का कारण क्या है। कारण बहुत सारा है। पहला कारण है यूनिवर्सल मिनिमम वेज सेट कर देना, सो दैट इट इज यूनिवर्सल। इंडिया में आप कहीं भी काम कर रहे हो, यूनिवर्सल रहेगा। अंडरस्टूड? क्या रहेगा बताओ? यूनिवर्सल रहेगा। एवरी सेक्टर्स जो है उसमें एक यूनिवर्सल वेज जो है वो चलेगा। अंडरस्टूड? कुछ सेक्टर्स है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स प्लस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के से रिलेटेड बहुत सारे लॉस, नियम थे, कानून थे। लेकिन आज के डेट में दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी हम लोगों ने रेगुलेट करना चालू कर दिया है। सो अगर आप एक वर्कर हो फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, इसको हम लोग और डिटेली समझेंगे, टेंशन ना लो, ये मैं तुमको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं अभी फिलहाल। ओके, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस समझ में आ चुका है, इसको बना के लिखना है आराम से। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेजेस, ये क्या है? फ्लोर वेजेस समझ लो अच्छे से। फ्लोर वेजेस क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेजेस, अंडरस्टैंड दिस। पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होते थे ना, स्टेट गवर्नमेंट होते थे, वो क्या करते थे? वो लोग एक अपना फ्लोर वेज बना देते थे। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री का मिनिमम वेज जो है, फ्लोर वेज जो है, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज पर आवर है। ठीक है, 200 रुपीज पर आवर फॉर एग्जाम्पल। अब अलग अलग स्टेट जो है ना, ये अलग अलग रेट डालते थे। पहले है 100 रुपीज पर आवर, 50 रुपीज पर आवर। ठीक है, तो अलग अलग होते थे ये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सुनो, हम लोग सेट करेंगे फ्लोर वेज, हम लोग सेट करेंगे फ्लोर वेज। और हमने अगर फ्लोर वेज सेट कर दिया 200 रुपए पर आवर, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर ही रखना है अपना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट कह सकता है कि हाँ 250 करके रखो, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते दोस्तों। क्या है, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? इज दैट वेरी मच क्लियर? हाँ जी, बता दो। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो बेस हमारा बेस फ्लोर वेज सेट करता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट डिपेंड्स अपॉन दी, बताओ क्या? मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्या बताओ? मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स से बेस्ड होगा ये। स्टेट गवर्नमेंट इससे नीचे नहीं रख सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया फॉर वेज फिक्सेशन। किसी भी काम का जो हम लोग वेज फिक्स करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है। नाउ वेज डिसाइड करते वक्त, ठीक है, गवर्नमेंट क्या, कौन से वो चीजें हैं जो दिमाग में रख के वेज डिसाइड करते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज, सिंपल है कैटेगरी वाइज। क्या वो अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, इस कैटेगरी वाइज जो है ये तुम्हारा स्किल कैटेगरी कहा गया। ये स्किल के लेवल्स, तुम्हारे स्किल के लेवल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो वेज सेट करेगा। ठीक है, फिर डिपेंड करता है अपॉन योर जियोग्राफिक एरिया, लोकेशन, कहाँ पे हो तुम। ठीक है, एंड जॉब कंडीशंस, मतलब जॉब किस कंडीशंस में काम करना है। ठीक है, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में करना होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, डेंजरस है, हजार्डियस है, अंडरग्राउंड काम है। ये सब कंडीशंस जो है ना तुम्हारा देखा जाता है बाय द गवर्नमेंट, एंड देन दे डिसाइड कि उसका वेज कितना होना चाहिए। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। देखो, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे जब तुम्हारा होगा, तुम चाहे तुम चाहे मेल हो या तो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको इक्वल पेमेंट मिलेगा। अब तुम सोचोगे सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है
नया चीज है ये ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स जो है ना दोस्तों इंक्लूडेड है यहाँ पे। नाउ इवन इफ यू आर एम्प्लॉइंग एन ट्रांसजेंडर, आपको उनको इक्वल पेमेंट देना होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूनिवर्सल कवरेज फॉर वेज पेमेंट। क्या बताओ? यूनिवर्सल कवरेज। देखो, पुराने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में रूल्स सिर्फ 24,000 पर मंथ का था, ठीक है। कितना था? 24,000 पर मंथ। ये 24,000 पर मंथ तक कमाने वाले पर लगते थे, क्या लगते थे? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के जो रूल्स है वो, ठीक है। कितना कमाते थे? 24,000 पर मंथ। अंडरस्टूड? अब ये सैलरी कैप जो है ये हटा दिया गया है, ठीक है। टाइमली पेमेंट और अनऑथराइज डिडक्शन के रूल्स सभी एम्प्लॉयज के ऊपर लग जाएंगे, इस बात को तुमको ध्यान रखना है। उसके बाद ओवर टाइम के कंपेंसेशन मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेज पेमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग कंपनीज, फर्म्स, एसोसिएशंस शैल पे वेजेस टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय देम। फेलियर टू डू सो मेक द प्रॉपर्टीज एंटिटी लायबल फॉर अनपेड वेजेस, ऑब्वियसली, ठीक है। तो चाहे आप एम्प्लॉयर हो, एक फर्म चला रहे हो, या फिर एसोसिएशन है, कंपनी है, तुमको अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी रह जाएगा। अंडरस्टूड? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इस चैप्टर का वो है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। मतलब हाईलाइट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले इंस्पेक्टर्स क्या करते थे दोस्तों? पहले इंस्पेक्टर्स का रोल सिर्फ डंडे चलाना था, ठीक है, डंडे लेकर पीटना था। अंडरस्टूड? पेनल्टीज लगाते थे, ये करते थे। अब दोस्त बन चुके हैं दोस्तों इस चैप्टर के। इस चैप्टर में तुमको देखने को मिलेगा इंस्पेक्टर बन चुके तुम्हारा दोस्त, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करेगा, उनको फैसिलिटेटर बना दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी कंप्लायंस वगैरह, समझ में आ रहा है? कंप्लायंस वगैरह करना है एम्प्लॉयर को, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो जाएगा सीधा इंस्पेक्टर के पास। वो डांटेगा नहीं, वो तेरे को समझाएगा कि तेरे को ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, गाइडेंस देगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अवेयरनेस फैलाएगा। अवेयरनेस, अवेयरनेस पता है ना, वही चीज है, ठीक है। आगे देखो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट टाइम दोस्तों, नॉन इम्प्रिजनेबल ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड बाय पेइंग अ पेनल्टी, ठीक है। अगर तुमने कोई ऑफेंस किया है जो नॉन इम्प्रिजनमेंट वाला है, मतलब जिस ऑफेंस के कारणवश तुमको जेल नहीं होगा, पेनल्टी वगैरह लगेगा, ठीक है, उसमें कंपाउंडिंग चल जाता है। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस पकड़ लो। अगर पहली बार कोई छोटा मोटा नॉन इम्प्रिजनेबल ऑफेंस हो जाता है तुमसे, ठीक है, तो आप पेनल्टी देकर मामला सेटल कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन वही गलती अगर तुमने 5 साल के अंदर रिपीट किया दोस्तों, दिक्कत हो जाएगा। कहाँ गया ये 5 इयर्स? अगर तुमने वही सेम गलती 5 साल के अंदर तुमने रिपीट किया, फिर कंपाउंडिंग का ऑप्शन तुमको मिलेगा नहीं, तुमको फाइन नहीं, तुमको जेल लेकर जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? बता दो फटाफट। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, ओके। उसके बाद आता है हमारा लास्टली डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, देखो छोटो मोटो टेक्निकल डिफॉल्ट जो होते हैं ना, उनके लिए सीधे जेल भेजना, ठीक है, ये सही नहीं होता। सीधे तुम जेल पे चले जाओ, छोटे मोटे टेक्निकल तुमने डिफॉल्ट किया है, तुम्हारा फॉल्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे मॉनेटरी फिक्स हो जाता है, मॉनेटरीली फिक्स हो जाता है, फाइन लगा के चल जाता है, वहाँ पे फाइन लगा के चला देते हैं, ठीक है। पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, सीधा जेल भेजते थे। अब यार जेल में खाना भी तो खिलाना पड़ेगा उनको, दिक्कत है यार। पैसा लगाओ, फाइन लगाओ, पैसे उठाओ, अब चंदा कलेक्ट करो। भेजने की जगह मॉनेटरी फाइन्स, क्या है समझ में आ रहा है? ये लग जाता है। अंडरस्टूड? ओके। The code replaces imprisonment for certain first-time offences with monetary fines up to 50% of the maximum fine, making the framework less punitive and more compliance-oriented. अब इसका मतलब क्या है कि 50% ऑफ मैक्सिमम फाइन। देखो तुम पहली पहली बार कर रहे हो, सर्टेन फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, तो इस ऑफेंस के लिए पकड़ लो, कोई भी ऑफेंस तुमने किया जिसका ऑफेंस का जुर्माना तुम्हारा 10,000 रुपये हो सकता था, फाइन 10,000 रुपये हो सकता था, या फिर तुमको जेल भी जाना पड़ सकता था। तो यहाँ पे हम लोग पहली पहली बार तुमने किया होता तो पहले मिस्टेक्स को जो है वो तो भगवान भी माफ़ कर देते दोस्तों। तो तुम्हारा जो पहला मिस्टेक है वो ये लोग भी माफ़ कर देंगे, बोलेंगे कि चल ठीक है 50% फाइन पे कर, क्योंकि तेरा पहली बार है, इसलिए तेरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, 50% फाइन लेकर तुमको छोड़ रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आई होप कि आपको ये
पूरा जो फीचर है ये समझ में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको लग रहा होगा सर टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 1, प्रीलिमिनरी चैप्टर। क्या बताओ? प्रीलिमिनरी चैप्टर। अंडरस्टूड? देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, सबसे पहला टॉपिक दोस्तों, कोड का नाम बता दो। कोड ऑन वेजेस 2019 एक्सटेंड कहां तक होगा? होल ऑफ इंडिया तक एक्सटेंड होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड होगा। देखो सिंपल चीज याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, ये पूरा का जो पूरा कोड है वो एक साथ पूरा लागू नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशंस ड्रॉप करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशंस ड्रॉप करेंगे और बताएंगे कि ये कोड कब से चालू होगा, कहाँ तक चालू मत कहाँ तक लागू होगा, अलग अलग सेक्शन अलग अलग डेट एंड टाइम पे लागू हो सकता है। अंडरस्टूड? क्या है, समझ में आ रहा है? तो लेटेस्ट अपडेट क्या है सर? लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों, मैं तुमको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 21 नवंबर 2025 से ये लागू हो चुका है। ठीक है, और बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि इस डेट से ये कोड बस कोड नहीं रहेगा, ये लागू हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फुल चालू हो जाएगा। कहां से कहां तक? सेक्शन 1 से लेकर 41 तक फुल चालू। 1 से लेकर 41 तक पूरा का पूरा चालू हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुनो, सबसेक्शन 4 से लेकर 9 ऑफ सेक्शन 42 जो है, मतलब ये जो सेक्शन 42 है ना, इसका सबसेक्शन 4 से लेकर 9 तक चालू हो जाएगा। मतलब सबसेक्शन 1 2 3 ये चालू नहीं रहेंगे अब। ठीक है, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, तो ये नोटिफिकेशंस है कि कितना नोटिफाई। सेक्शन 43 से लेकर 66 नोटिफाइड हो चुका है। ठीक है, ओके, क्या ये समझ में आ रहा है? अब अब उसके बाद सेक्शन 67 जो है ना, उसका सबसेक्शन 1, ठीक है, सब क्लॉजेस ए टू आर ये सब लागू हो चुके हैं। सर ये याद रखना है, एकदम याद नहीं रखना है। सेक्शन 68 लागू हो चुके हैं, हाँ, तो ये सारे लागू हो चुके हैं। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए तुमको देखना है ये चीज, एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा क्या लागू हुआ है, बताओ बताओ बेटा, ऐसा नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलो आगे देखेंगे। अब जो है ना, हम लोग बहुत ब्यूटिफुली देखने वाले चीज़ों को, अब इन डिटेल समझने वाले चीज़ों को। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो सेक्शन 2 होता है ना, सेक्शन 2 ये क्या होता है? ये डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है, तो इसमें भी डेफिनेशन, हर तुमको एक्ट में ना ये सेक्शन 2 डेफिनेशन वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा मोस्टली। ठीक, अच्छा, सबसे पहले बताए उन लोगों ने अकाउंटिंग ईयर के बारे में। सिंपल बात बताए उन्होंने, अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट हो जाएगा एंड 31 मार्च में खत्म। 1 से 31 मार्च। ठीक है, कहाँ गया 31 मार्च? लिखे नहीं क्या? से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इसको याद रख लेना, 31 मार्च तक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आएगा सीधा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको कराऊंगा यहाँ से। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में समझ लो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कौन सी अ, सरकार रूल बनाएगी, सेंट्रल बनाएगा या स्टेट? ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि सेंट्रल बनाएगा या स्टेट बनाएगा, कौन सी सरकार? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, दोनों सरकार मिलके रूल्स बनाएंगे फॉर दिस कोड। अंडरस्टूड? तो सिंपल बता दिए कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैब्लिशमेंट्स है, जैसे कि रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड्स, ठीक है, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जो मेजर है, ये नहीं सिर्फ कि गवर्नमेंट सेक्टर्स, नो, जो मेजर सेक्टर्स है वो सारे। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया कॉरपोरेशंस वगैरह वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पीएसयू और उसके सब्सिडरीज भी आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और उनके सब्सिडरीज भी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन सब के लिए काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, सेंट्रल के अंदर में आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, जो इनके इन 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 स्टैब्लिशमेंट के अंदर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज फॉर द पर्पस ऑफ सच स्टैब्लिशमेंट, कॉर्पोरेशंस, पीएसयू, सब्सिडरीज और ऑटोनोमस बॉडीज।
वो सारे आ जाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स भी, तो ये इनसे रिलेटेड रूल्स गवर्नमेंट बनाएगा। सिंपल चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा रूल्स, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी हो, एनी अदर स्टैब्लिशमेंट अगर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो तुमको याद सिर्फ यही रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, यही लिस्ट तुमको याद रखना है। ये लिस्ट जो मैंने तुमको मार्किंग करवा दिया यहाँ पे, ये लिस्ट तुमको याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन से स्टैब्लिशमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बनाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड, गॉट इट, इज दैट क्लियर? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये रहेगा। तो इन सारे सेक्टर्स पे जो हम लोग कोड ऑन वेजेस देखने वाले हैं ना, उनके लिए पकड़ लो तुम्हारा कोई एक प्राइवेट कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, दोनों के ऊपर कोड ऑन वेजेस लगेगा, आंसर है यस लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा, ठीक है, रूल्स, अंडरस्टूड, रिलेटिंग टू द कोड ऑन वेजेस। एंड अगर जो प्राइवेट कंपनी है वो स्टेट गवर्नमेंट वो देखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब पूरा का पूरा अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे दिया गया है, कुछ कुछ जगहों पे दे दिया गया है, कुछ कुछ सर्टेन एरियाज में दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, जो हमारा फ्लोर फ्लोर प्राइस है, फ्लोर वेज है, ठीक है, ये देखो, ये फ्लोर वेज, ठीक है, ये जो हमारा फ्लोर वेज है ये कौन सेट करता है, सेंट्रल या फिर स्टेट? सेंट्रल सेट करेगा, हर स्टेट के लिए सेंटर ही सेट करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ये समझ में आ चुका है? ये याद रख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके ओके। फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। समझो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, सुनो अच्छे से, in relation to establishment means a person, means a person who, means a person who, means a person, दो तरह का बंदा होता है, ठीक है, इसको तुमको समझना है अच्छे से। दो तरीके के बंदे होते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर पर्सन वन, पर्सन टू, ठीक है, दो तरीके के बंदे होते हैं दोस्तों। पहला जो ठेका लेता है, ठेका, जो ठेका लेता है, ठीक है, और दूसरा जो सिर्फ लेबर सप्लाई करता है, लेबर सप्लाई ओनली। ठेकेदार मतलब, ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर, वही तो ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, और दूसरा जो लेबर सप्लाई करता है सिर्फ। अब समझो इस चीज को, तुम बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के लिए तुमको क्या चाहिए? बिल्डिंग के लिए तुमको चाहिए लेबरर्स। अब तुम या तो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ोगे जो तुम्हारा पूरा ये बिल्डिंग बना देगा और उसी के अंडर में रहेगा सारे लेबर्स, अंडरस्टूड। या दूसरा ऑप्शन ये है कि इंजीनियर कोई और रहेगा और तुमने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से लेबर सप्लाई ले लिया कि वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो लेबर चाहिए होगा वो सप्लाई ले लिया, लेकिन हेड काम जो है ना वो कोई दूसरा ही कर रहा है, अंडरस्टूड, जिसके अंडर में काम करे, ये सिर्फ लेबर तुम लेकर आ गए सेकंड पर्सन से। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहला जो ठेका लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो ठेका लेता है इसको तुम बोलोगे कि तुमको ये बिल्डिंग बना के देना है और वो तुमको बना के देगा, पूरा ठेका ले लिया उसने, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पर्सन है वो क्या करेगा? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स, क्या बताओ, ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स तुमको सप्लाई करेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों कैटेगरी आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में। यही बात मैं तुमको समझा रहा हूं कि दोनों कैटेगरी के लोग आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट। उसको तुमने बोल दिया कि मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को बिल्डिंग चाहिए, मेरे को रोड चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, बना के दो, ठीक है। फॉर द स्टैब्लिशमेंट अदर देन ए मेयर सप्लाई ऑफ गुड, ये सिर्फ सप्लाई नहीं करता, वो पूरा का पूरा रिजल्ट देता है तुमको, ठीक। दूसरा है सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर, जो सिर्फ सप्लाई करता है, ठीक है, क्या? ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या ये समझ में आ रहा है? गॉट इट, अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। फिर वो कौन है जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है?
वो कौन है जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? कॉन्ट्रैक्टर नहीं है वो लोग जो सिर्फ माल बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के लिए तुमको चाहिए होगा ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड ऑल। तो जहां से तुम लेकर आओगे ब्रिक्स एंड सीमेंट, सब कुछ खरीद के लेकर आओगे, टाइल्स लेकर आओगे, रॉक्स लेकर आओगे, स्टोन्स लेकर आओगे, फिर सरिया लेकर आओगे, ठीक है ना, आयरन रॉड्स एंड ऑल, जो कुछ भी तुम लेकर आओगे, जो तुमको बेच रहा है सामान, वो लाडले वो नहीं होते हैं क्या कॉन्ट्रैक्टर्स? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहा है तुम्हारे घर में, तुम जाते हो टेंट हाउस और वहां से तुम टेबल मंगवाते हो, टेबल नहीं, चेयर मंगवाते हो, टेबल मंगवाते हो, चेयर मंगवाते हो, फिर बेंचेस मंगवाते हो। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है क्या जो तुमको ये सब दे रहा है? नहीं दोस्तों, ये इसने ठेका नहीं लिया तुम्हारे फंक्शन का, वो सिर्फ सप्लाई करेगा। ठीक है, वो सिर्फ सप्लाई करे। अगर तुमने उसको बोल दिया ये कि मेरे फंक्शन में जो भी डेकोरेशंस का काम है वो पूरा तुम देखेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन उसने अगर सिर्फ सामान सप्लाई किया तो वो नॉट ए कॉन्ट्रैक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। देखो, मियर सप्लायर ऑफ गुड्स जो है ना, मियर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स, कहाँ दोस्तों? मियर सप्लायर ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स, ठीक है, ऑफ थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट इंक्लूड ये सारे। कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट इंक्लूड मियर सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आ रहा है? तो सप्लायर है गुड्स का, वो नहीं होता है। अब हम लोग एक चीज समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। क्या बताओ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का? क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर? अब तुमने तुमने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में समझा, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में समझा, इसके अंडर कौन काम करेगा? लेबर काम करेगा। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वही होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वो लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते हैं उनको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्या है, समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, देख सुन अच्छे से, कॉन्ट्रैक्टर ने जिन लेबर को हायर किया वही है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। फिर से सुन अच्छे से, कॉन्ट्रैक्टर ने जो लेबर को हायर किया वही है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो नहीं है जिनको परमानेंटली मैंने काम पे रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थोड़ी ना है, मैंने उसको परमानेंटली रखा है दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको अगर परमानेंटली रखा हुआ है, रेगुलर सैलरी दे रहा है, इंक्रीमेंट्स दे रहा है, पीएसआई दे रहा है, ईएसआई दे रहा है, सब मिलता है उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिर्फ वही है जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते हैं, नॉट फॉर अ डेली बेसिस बट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्या है समझ में आ रहा है? वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्या है समझ में आ रहा है? सर एक चीज बताओ, आप जो ये बता रहे हो क्या सिर्फ हम लोग यही एग्जामिनेशन में लिख के आ जाए तो क्या अपने को मार्क्स मिलेगा, या फिर मेरे को बुक से यहाँ से पूरा पूरा छापना पड़ेगा? जो मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, वाणी जो निकल रहा है मेरे मुंह से दोस्तों, वो अगर तुम अच्छे से ड्राफ्ट करके आ जाओगे ना प्रॉपरली लॉ के लैंग्वेज में, तो तुम पास। क्या समझ में आ रहा है? तुमको एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली जो लिखा है वही मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो अच्छे से। Contract labor means a worker who shall be deemed to be employed in or in connection with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work by through a contractor। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैंने क्या बताया तुमको? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर हुआ वर्कर ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जिसको परमानेंट सैलरी नहीं मिलता, जिसको परमानेंट काम पे नहीं रखा है, जिसको रेगुलर सैलरी, इंक्रीमेंट, पीएफ, ईएसआई वगैरह नहीं मिलता, वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक, जिसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने अपॉइंट किया है फॉर डूइंग दैट प्रोजेक्ट। ठीक, मेरे को घर बनाना है दोस्तों, मैंने तेरे को अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्टर ने एक लेबर को अपॉइंट किया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। तो तुम जब पढ़ोगे तुमको डिफिकल्ट लगेगा, बट जो एक्सपीरियंस इंसान है वो तुमको अगर इंटरप्रेट करके देगा ना तो तुमको ईजी लगेगा। क्या समझ में आ रहा है?
ठीक है, ओके। इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे स्टेट से यहाँ पे आए हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है? आंसर है यस, ठीक है। बट दिस डेफिनेशन स्पेशली एक्सक्लूड्स अ वर्कर हु इज रेगुलरली एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयर ने रेगुलरली एम्प्लॉय कर रखा है उसको, उसको इंक्रीमेंट मिलता है, सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता है, वेलफेयर बेनिफिट्स मिलता है, तो सब कुछ मिलता है, जैसे कि तू मेरा एम्प्लॉई है, तो तू कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैसे, तू मेरा एम्प्लॉई है दोस्त, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो यही डिफरेंस है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लियो। क्या है, समझ में आ चुका है? हाँ जी, बता दो फटाफट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधा यहाँ पे एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, आई गेस, या एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय मतलब कोई भी इंसान, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी बंदा जो स्किल्ड है, क्या बताओ क्या है, जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मैनुअल है, ऑपरेशनल है, सुपरवाइजरी है, मैनेजरियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, टेक्निकल है, क्लेरिकल है, ठीक है, क्लेरिकल है, जिसको तुम क्या करते हो, जो काम करता है फॉर हायर और रिवॉर्ड, जो काम करता है फॉर हायर और रिवॉर्ड, सैलरी मिलता है, हाँ, तो तुम एम्प्लॉय। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ तुम क्या, एम्प्लॉय, ठीक। तो स्किल्ड भी हो सकते हो, सेमी स्किल्ड भी हो सकते हो। मेरे मेरे ऑफिस में पकड़ लो, कोई एक इंसान है जिनको मैं, जिनको जिनका काम है छोटे मोटे काम करना, ऑफिस के डे टू डे एक्टिविटीज में छोटे मोटे काम करना, फॉर एग्जांपल चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, ठीक है, या फिर पेपर्स इस टेबल से उस टेबल पे रखना और ऑल दैट, ठीक है। तो क्या वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है? हो भी सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है, चाय की टपरी से उठा के लाया मैंने, ठीक। सेमी स्किल्ड भी हो सकता है, नॉन स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है ना। तो ये सारे एम्प्लॉयज है, तुमने रखा है ना, रखा है तुमने, हायर किया, हाँ। रिवॉर्ड मिलता है, हाँ मिलता है, देता हूँ ना मैं सैलरी 5,000, ठीक। तो उनको एम्प्लॉय घोषित कर देंगे हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें मैनेजर वगैरह जो है सब आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो नहीं आते वो है अप्रेंटिस एंड, कहा गया, अप्रेंटिस एंड आर्म्ड फोर्सेस के यूनियन, ये दो नहीं आते एम्प्लॉय के डेफिनेशन में। फिर से बताओ, अप्रेंटिस मतलब इंटर्न, जो तुम जाओगे ना काम सीखने, जब तुम किसी फर्म एंड कंपनी में जाते हो काम सीखने, इंटर्नशिप अपना कंप्लीट करने, तो वहां पे जो वो तुमको रखते हैं ना, तुम एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करते, अप्रेंटिस अप्रेंटिस ही होता है, ट्रेनी ट्रेनी ही होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग के लिए तुम गए हो, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ। ओके, और दूसरा क्या था? दूसरा था आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ये सारे इंक्लूड नहीं होते हैं, एंड अप्रेंटिस इंक्लूड नहीं होता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, को याद रख लियो। इज दैट क्लियर? ठीक। अब वर्कर कौन है? वर्कर, वर्कर भी तो होना चाहिए यहाँ पे, कहाँ गया एम्प्लॉई? वर्कर का डेफिनेशन कहाँ है? चेक कर लो दोस्तों, टेंशन ना लो। ये वर्कर का डेफिनेशन ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहीं पे। देखो, वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस समझ लो फटाफट, ठीक है। कोई भी इंसान जिसको किसी भी इंडस्ट्री में क्या मिला है, एम्प्लॉय किया गया है, टू डू एनी मैनुअल वर्क, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल और सुपरविजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब सुनो, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, टेंशन ना लो, यहाँ पे मैनेजर इंक्लूड नहीं होता, याद रखियो, ठीक है। ये सिर्फ मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल, सुपरविजरी काम करने वाला जो है, इसको हम लोग वर्कर कहते हैं। यहाँ पे मैनेजर या फिर एडमिन, ठीक है, कहाँ गया टेक्निकल, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लिखा है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल, सुपरविजरी वर्क, ये सब है,
लेकिन क्या नहीं है, नहीं है इसमें मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये सब यहाँ पे नहीं होते। क्या ये समझ में आ रहा है? अब तुम बोलोगे सर सब कुछ तो सेम टू सेम ही लग रहा है ना सर, इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है? मैं तुमको डिफरेंस बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि सर कुछ चमत्कार वाला चीज़ बता देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो एम्प्लॉय होता है ना एंड वर्कर होता है, कॉमन डिफरेंस तुमको समझा देता हूँ। एम्प्लॉय जो है ये वैसे तो ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, मैसिव है। ये नैरो है टर्म। क्यों मैंने ब्रॉडर यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैंने तुमको नैरो बताया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है ना, एक मैनेजर से लेकर एक तुम्हारा स्वीपर, तुम्हारे कंपनी में जो स्वीपर होते हैं ना, सब है एम्प्लॉय। लेकिन वर्कर के डेफिनेशन में स्वीपर आ जाएगा, लेकिन मैनेजर नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? मैनेजर नहीं आता, मैनेजर नहीं आता। अब तुम कहोगे तो सर अगर ऐसा है तो मतलब इसका डिफरेंस प्रोड्यूस करना, डिफरेंस रखना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि तुम कभी देखते हो कि किसी कंपनी का सीईओ जो है वो स्ट्राइक करके बैठा है, स्ट्राइक पे बैठा है, धरने पे बैठा है। सीईओ, कंपनी का सीईओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो स्ट्राइक पे बैठा है। देखा है तुमने ऐसा कभी? नहीं सर, नहीं देखा है, ऐसा तो नहीं देखा है सर। क्या तुमने देखा है तुम्हारे कंपनी के जो वर्कर्स है, जो पकड़ लो छोटे मोटे काम करते हैं, स्वीपर वगैरह, ठीक है, क्या वो लोग धरने पे बैठ सकते हैं? हाँ सर, ये धरने पे बैठ सकते हैं। तो सर बस इतना ही डिफरेंस है क्या? मतलब एक धरने धरने पे नहीं बैठता, दूसरा धरने पे बैठता है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर सीईओ धरने पे बैठा ना दोस्तों, तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मशीनरी। इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता अंडर द इंडियन कह रहा हूँ, सॉरी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मशीनरी, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका जॉब जा सकता है सीईओ अगर धरने पे बैठ गया तो, लेकिन वर्कर को प्रोटेक्ट करके रखता है कौन? हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मशीनरीज। ये अपने को स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन, ये सारे पे ना मदद करता है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या तुम अपने कंपनी के जो नॉर्मल वर्कर हो, लैपटॉप पे बैठ के काम करते हो, क्या तुम धरने पे बैठ सकते हो? हाँ, एम्प्लॉय बैठ सकते हैं धरने पे, है ना। सिंपल बात है कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट का हल्का डिफरेंस आ जाता है, अंडरस्टूड। टॉप लेवल में मैनेजमेंट जैसे कि सीईओ वगैरह, ये अगर धरने पे बैठ जाए कंपनी के खिलाफ, तो इसका प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ। ओके, तो ये सारे बेसिक बेसिक छोटे मोटे डिफरेंसेस है जो तुमको दिमाग में रखना है। सर क्या स्पेसिफिकली ऐसे डिफरेंस पूछेंगे एग्जामिनेशन में? नहीं, लेकिन तुमको बेसिक फंडामेंटल दिमाग में क्लियर करना है कि अगर मेरे को एम्प्लॉय के वर्ड से हो जा रहा था काम, मेरे को वर्कर क्यों चाहिए था? वर्कर का वर्ड मुझको इसलिए चाहिए था क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन देने के बारे में बात कर रहे हैं इन वर्कर्स को, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं ना, इनको प्रोटेक्शन देने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ। हाँ जी, किसी कंपनी के मैनेजर को, सुंदर पिचाई को देखा है देने पे, मतलब धरने पे बैठा है वो? बताओ ना। हाँ बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, काम से निकाल देंगे, निकाल देंगे तो सर प्रोटेक्शन मिलेगा ना सर, वो इंडस्ट्रियल, हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मशीनरी हेल्प करेगा। नहीं बेटा, सीईओ को हेल्प नहीं करेगा, वो टॉप लेवल मैन, उसी का काम है चलाना कंपनी को। वही धरने पे बैठा है तो कैसे चलेगा? मैनेजर का काम होता है चलाने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो बेसिक डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे है जो इंक्लूडेड है इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर, कुछ ऐसे है जो इंक्लूडेड नहीं है इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। इसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले बहुत अच्छे से। ओके, सबसे पहले वर्किंग जर्नलिस्ट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर सेल्स प्रमोशन वाले एम्प्लॉयज, ठीक है, सेल्स वाले जो एम्प्लॉयज है वो भी आ जाएंगे, इंक्लूड होंगे इसमें वर्कर के डेफिनेशन में।
For the purpose of any proceeding under the code in relation to industrial dispute includes any such person who has been dismissed, discharged, retrenched, otherwise terminated in connection with or as a consequences of that dispute, or whole dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute. Obviously तो ये सारे protected रहेंगे. ठीक है, तो ये वर्कर्स जो है ना, इनको प्रोटेक्शन कहाँ पे मिल रहा है? देखो वर्कर्स को प्रोटेक्शन कहाँ पे मिल रहा है? वर्कर्स को देखो प्रोटेक्शन मिल रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने देख रखा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसी भी कारणवश तुम्हारे मैनेजमेंट के साथ झगड़ा हो गया, तुमने लगा दिए, स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, तो इन सब जगह पे. अच्छा, वो कौन से लोग हैं जो वर्कर नहीं है? एयरफोर्स वाले, आर्मी वाले, नेवी वाले वर्कर नहीं है. एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस वर्कर नहीं है. और एज एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन वर्कर नहीं है. हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन अ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वर्कर नहीं है. हु इज एम्प्लॉयड इन अ सुपरविजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेजेस एक्सीडिंग 15,000 रुपीज. देखो नॉर्मली सुपरवाइज जो करता है ना लोग, सुपरवाइज कौन करता है? बड़े लोग सुपरवाइज करेंगे छोटे लोगों को, है ना. तो हम लोग सोचते कि यार ये जो सुपरवाइजर है हमारा, बड़ा इंसान है भाई, सुपरवाइजर है वो अगर अपने को सुपरवाइज कर रहा है तो वर्कर नहीं है. वो कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. लेकिन यहाँ पे सैलरी से डिपेंड करता है कि तुम सुपरवाइजर वर्कर कैटेगरी के हो या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी के हो. ठीक है, तुम अगर सुपरवाइजरी तुम्हारा कैपेसिटी है और तुम 15,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहे हो, तुम्हारा सैलरी 15,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो तुम वर्कर नहीं हो, तुम एम्प्लॉई हो. अगर 15,000 से कम तुमको सैलरी मिल रहा है और तुम्हारा काम है सुपरवाइजर का, ठीक है, तो तुम हो सकते हो फैक्ट्री में एक छोटा मोटा सुपरवाइजर हो ही सकता हो. 15,000 मिलता है उसको, 14,000 मिलता है, 12-13,000 मिलता है, तो तुम वर्कर के डेफिनेशन में हो. भले ही तुम सुपरवाइजर हो, भले ही टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसा तुम्हारा काम है, लेकिन तुम बताओ क्या, तुमको जो है हम लोग सैलरी के हिसाब से डिपेंड करेगा कि तुम वर्कर की कैटेगरी में आते हो कि नहीं, तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में. ठीक, क्या है समझ में आ रहा है? हाँ जी बता दो. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयर का डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कहाँ गया एम्प्लॉयर? मतलब वो इंसान, एम्प्लॉयर कौन? जो एम्प्लॉई को रखता है, डायरेक्ट रखता है या फिर किसी के थ्रो थ्रो रखता है, वो है एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉय कहा गया, जो एम्प्लॉय को, जो किसी पर्सन को एज ए एम्प्लॉय रखता है, या तो डायरेक्टली या तो थ्रू एनी अदर पर्सन रखता है. ठीक है, फिर अगर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, ऑथोरिटी स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और इफ नॉन स्पेसिफाइड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो है एम्प्लॉयर. मतलब वहां पे एम्प्लॉयर है कौन? ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लो, ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी पकड़ लो, वहां पे एम्प्लॉयर कौन है? अब सब चीज के लिए तुम नरेंद्र मोदी को थोड़ी ना पकड़ सकते हो दोस्त. बताओ ना, तुम प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लोगे सब चीज के लिए? हाँ, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ो, ऐसा नहीं. वहां पे एम्प्लॉयर कौन है उसको पकड़ो. क्या ये समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयर कौन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट का हेड जिसने बोल दिया, डिपार्टमेंट का हेड मैं हूं, मैंने बोल दिया कि इस डिपार्टमेंट में ये है एम्प्लॉयर, तो वो है एम्प्लॉयर. अगर ऐसा मैंने नहीं भी बोला है तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वही एम्प्लॉयर है. क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल चीज है. फिर लोकल अथॉरिटी स्टैब्लिशमेंट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट अथॉरिटी जो है वो है एम्प्लॉयर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट अथॉरिटी. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लोकल अथॉरिटी में चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है. मैं तुमको बताते जाता हूँ. जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तुमको ऑक्यूपायर देखने को मिलेगा, मैनेजर देखने को मिलेगा, मैनेजर देखने को मिलेगा, एंड कहाँ गया ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर देखने को मिलेगा. ये दोनों रहते हैं तुम्हारा एम्प्लॉयर. ठीक. और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ना दोस्तों, वो तो खुद ही एम्प्लॉयर है. ठीक है, अगर एम्प्लॉयर मर गया बाई चांस, ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा एम्प्लॉयर का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो एम्प्लॉयर के पोजीशन में आ जाएगा, वही एम्प्लॉयर कहलाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है?
ठीक है। और बाकी की स्टैब्लिशमेंट में मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनको हम लोग एज एन एम्प्लॉयर मानते हैं। ठीक। चलो दोस्तों, इजी था, है ना? देना चालू करूंगा, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट के डेफिनेशन को घर में रीड करो। स्टैब्लिशमेंट के डेफिनेशन को घर में रीड करो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रीड करो। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को रीड करो। वेजेस को रीड करो। वेजेस किसको कहा जाता है? वेजेस मैं करा देता हूँ, वरना तेरा कोई भरोसा नहीं है। वेजेस, वेजेस में क्या क्या आएगा दोस्तों? बेसिक पे आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा एंड रिटेनिंग अलाउंस जो है, तीनों आएंगे। ठीक है। वेजेस में क्या नहीं आएगा वो है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नहीं आएगा बोनस। ठीक है। फिर नहीं आएगा तुम्हारा घर, बिजली, पानी, मेडिकल का जो खर्चा तुमको मिलता है वो नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ योर हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ये सब तुम्हारे उसमें नहीं आते, वेजेस में नहीं आते। पकड़ लो, तुमको मैंने रखा है काम पे, ठीक है, मैंने तुमको घर का सप्लाई भी मैंने दिया है, इलेक्ट्रिसिटी भी मैं दे रहा हूँ, पानी भी दे रहा हूँ, मेडिकल के वैल्यू भी दे रहा हूँ, और तुमको मैंने बोला कि 15,000 तुम्हारा सैलरी है, लेकिन सब कुछ काट कूट के तुमको मिलेगा 5,000 रुपये। तो ऐसा नहीं होता, ये सब वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक। गॉट इट? जो भी एम्यूनिटी तुमको मिलता है ना, एम्यूनिटी ऑफ एनी सर्विस, एम्यूनिटी ऑफ एनी सर्विस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। ठीक। फिर तुम्हारा जो ये पीएफ वगैरह, प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर तुमको तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है ना, तो जो कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड भी होगा यहाँ पे कहीं पे, कहा गया ये पेंशन, पेंशन और प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो जो कंपनी कंट्रीब्यूट करता है वो तुम्हारे वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है, वो अलग से करता है वो। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग का खर्चा अलग है, ये सब कुछ सैलरी से अलग है। अच्छा, कुछ स्पेशल एक्सपेंस हो गया तुमसे, अलग प्रकार से एक्सपेंस हो गया तुमसे तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट के दौरान, ठीक है, तो वो तुमको रिफंड मिलेगा? आंसर है यस, मिल जाएगा। क्या वो सैलरी से कटेगा? नहीं, सैलरी से क्यों कटेगा? ठीक। फिर हाउस रेंट का अलाउंस ऊपर में देख रखा है हम लोगों ने। कोई किसी प्रकार का तुमको अवार्ड मिला है, सेटलमेंट से कोई पैसा मिला है, ओवर टाइम कर रहे हो, कमीशन मिला है, ग्रेचुइटी मिला है, ठीक है, रिट्रेंचमेंट के कारण तुमको कंपेंसेशन मिला है, रिट्रेंचमेंट के कारण तुमको कंपेंसेशन मिला है, काम से निकाल रहे थे ना तुमको, रिटायरमेंट का बेनिफिट मिला है, ठीक, ये सब वेजेस के में इंक्लूड नहीं होगा। ये सब जो है ना, जब वेज कैलकुलेट करेंगे तब ये सब को हटा देंगे हम लोग, वेज में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक स्पेशल प्रोविजन है जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इसको याद करना है। ये 50% का सीलिंग लिमिट वाला रूल है। अगर मैंने तेरा ए, बी, सी, डी, ई ये सब मिला के मैंने क्या किया, क्या टोटल किया, टोटल किया तेरा सैलरी, टोटल किया तेरा सैलरी, मैं नंबर से भी बुझा समझाऊंगा, टेंशन ना लो, बुझाऊंगा समझाऊंगा, ओके। ठीक है, टोटल सैलरी निकल रहा है तेरा, ठीक है। अब अगर तेरा ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड पकड़ ले, इसका जो टोटल निकल रहा है ना, इसका जो टोटल निकल रहा है, इसका जो टोटल आएगा ना, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, अगर ये टोटल अमाउंट तेरा जो टोटल सैलरी है इसके 50% से ज़्यादा हो, मोर देन 50% से ज़्यादा हो, नंबर से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले थ्योरी समझ लो। टोटल सैलरी से 50% से ज़्यादा हो रहा है तेरा ये वाला टोटल, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तो जो ज़्यादा वाला हिस्सा है ना वो हम लोग वापस वेजेस में जोड़ देंगे,
ठीक है, वापस वेजेस में जोड़ देंगे। अब तुम समझ रहे हो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पकड़ ले, पकड़ ले, तेरा टोटल सैलरी है, पकड़ ले तेरा टोटल सैलरी है 20,000 पकड़ते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बेसिक वेज वगैरह सब कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देख। तेरा कंपनी का मतलब कंपनी से तेरे को तो टोटल सैलरी मिलता है ना दोस्त, टोटल सैलरी जो तेरे को मिलता है कंपनी से वो है, पकड़ ले 20K। 20K मिलता है तेरे को, कितना मिलता है? 20K, ठीक है, 20K मिलता है। अब 20K में से तो अगर बेसिक बेसिक सैलरी जिसको हम लोग कहते हैं, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस जो है उसको अगर तू निकाले तो तेरा देखने को मिलेगा तेरा 8,000 ही है बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस मिला के। इसी के ऊपर परसेंटेज लगाता है अपना एम्प्लॉयर जब भी उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब तेरे को ये हो गया। अब तेरे को जो बाकी अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिला मिला के पकड़ ले 12,000 रुपये का अलाउंस मिल रहा है, 12K का अलाउंस मिल रहा है। क्या बताना? 12K का अलाउंस मिल रहा है। 12K का क्या मिल रहा है? अलाउंस मिल रहा है। अब जो 12K का तेरा अलाउंस मिल रहा है, हम लोग तेरे टोटल सैलरी को आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? 50% कर देंगे। कितना निकल रहा है? 10K निकल रहा है। तो क्या ये जो आधा हुआ है, क्या ये तेरे अलाउंस से ज़्यादा है कम है? बोलेगा यार मेरा जो 50% ऑफ सैलरी है ये तो कम है हमारे अलाउंस से, अलाउंस ज़्यादा मिल रहा है मेरे को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को 12 के साथ माइनस कर देंगे, देखेंगे कितना निकल रहा है, कितना हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है। 2,000 निकल रहा है। इसी 2,000 को हम लोग ऐड कर देंगे इस 8,000 के साथ। ऐड करने से क्या हो गया, ये 10,000 हो गया, 10K हो गया। अब जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, परसेंटेज लगेगा, जो भी लग रहा है 1%, 2%, जो भी लग रहा है वो इस 10K के ऊपर लगेगा, ना कि 8K के ऊपर, 8K के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयर करता ये है कि वो तुम्हारे अलाउंस को बढ़ा देता है और बेसिक को कम रखता है वो। क्या ये समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है, इससे उसको कंट्रीब्यूट कम करना होगा। तुम्हारे तुम्हारे पीएफ में जाएगा कम कंट्रीब्यूशन, हेल्थ मेडिकल में कौन कंट्रीब्यूशन कम जाता है, ये सारा चीज। क्या ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसी को बचाने के लिए ये हम लोगों ने 50% का रूल लेकर आए हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखो, सीलिंग वाला ही याद रखना है, सीलिंग और एक्सक्लूजन। देखो ये तुमको मैंने बता दिया है कि इसका रीजन क्या था, सीलिंग वाला लाने का पीछे रीजन क्या था, ये मैंने तुमको बता दिया। अब देखो, इक्वल जेंडर इक्वालिटी क्लॉज में क्या आता है कि अगर तुम मेल हो, अगर तुम फीमेल हो, अगर तुम सेम काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेम सेम काम कर रहे हो दोस्तों, सेम काम, चाहे तुम मेल हो फीमेल हो, लेकिन तुम सेम काम कर रहे हो, और अगर मेल को मिल रहा है 10K तो फीमेल को भी 10K मिलना चाहिए, है कि नहीं? आंसर है यस। लेकिन पता है क्या होता है, एम्प्लॉयर तुमसे भी ज्यादा चालू। एम्प्लॉयर को पता है, एम्प्लॉयर को पता है कि यार ये मैं अगर सेम पेमेंट पे फीमेल को और मेल को रखा तो मेल्स वाले जो है ना वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, सुन, मतलब ये सारा लूप होल्स है, एम्प्लॉयर ने निकाला है, ठीक है, जो बिजनेस करता है उसने निकाला है। उसने किया क्या कि 10K दिया मेल को, पकड़ लो राज, राज है उसको मिला 10K, पकड़ लो सुनीता है उनको मिला 10K, ठीक है, 10K। अब पकड़ लो राज और सुनीता का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, मैं हूँ एम्प्लॉयर, ठीक। मैंने सुनीता को कहा हम आपको 10,000 देंगे। सुनीता ने कहा सर आप अपने कंपनी के सेम सेम काम करने वाले मेल एम्प्लॉयज़ को कितना देते हो? तो कंपनी ने कहा 10,000 देते हम। बोला कि ठीक है, सुनीता ने कहा चलो ठीक है, इक्वल पे मिल रहा है मेरे को, 10K मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इक्वल पे, मैं खुश। अब तुम पकड़ लो राज का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, राज को बुलाया तुमने, ठीक है, और राज ने कहा कि मेरा सैलरी कितना, तो तुमने कहा कि तुमको 10K सैलरी मिलेगा। तो राज ने कहा 10K सैलरी बहुत कम है, मैं तो 10K सैलरी नहीं से काम नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयर, मैंने राज को कहा कि सुन राज, मेरे को हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको इक्वल पे देना पड़ता है, ठीक है। जो महिला है जो काम कर रहे हैं उनको भी 10,000 देना पड़ता है, जो मेल है उनको भी 10,000 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने तेरा सैलरी 10,000 से 15,000 कर दिया, 15K कर दिया ना, 15K कर दिया तेरा सैलरी, अगर मैंने 10 से 15K कर दिया,
तो मेरे को सुनीता को भी 15K देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं वो कर नहीं सकता। तो राज ने कहा तो फिर छोड़ देते हैं, मैं तो इतने कम में काम नहीं कर सकता, आपको पता है सर मैं सुनीता से 10 टाइम्स ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर राज ने ऐसा कहा तो एम्प्लॉयर को भी रोकना है इसको। एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको एड ऑन बेनिफिट्स दे देगा 5,000 का, 5K अलाउंस दे देगा इसको, बोलेगा तेरा सैलरी 10,000 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन तेरे को मैं अलाउंस दे रहा हूँ, सुन, अलाउंस दे रहा हूँ 5,000 का, सुन, इस किसी को बताना मत, तेरे को अलाउंस मैं 5,000 का दे रहा हूँ। तो राज काम कर रहा है 15,000 पे, सुनीता काम कर रही है 10,000 पे। क्या ये इक्वल पेमेंट है? आंसर है नो। इसलिए इसलिए ये जो इक्वल पे वाला काम है ना, इक्वल पेमेंट वाला क्लॉज है, इस क्लॉज में अपन लोग क्या करते हैं, इस क्लॉज में अपन लोग जब वेज कैलकुलेट करते हैं ना, वेज कैलकुलेट करते हैं ना, तब हम लोग अलाउंस को भी इंक्लूड करते हैं, HRA, रेम्यूनरेशन सब इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा सब इंक्लूड करो सब। इसका मतलब ये कि हम इक्वल पे तभी मानेंगे अगर सुनीता को भी 5,000 का 5,000 का 5,000 का एड ऑन बेनिफिट्स जो अलाउंस वगैरह है वो मिल रहा है, तभी जाके इक्वल पे। हम लोग इक्वल पे सिर्फ सैलरी पे नहीं मानेंगे, हम लोग इक्वल पे सारे अलाउंस को मिला के मानेंगे। समझे? जेंडर इक्वालिटी का क्लॉज यहाँ पे ये कहता है। गॉट इट? इसको रीड कर लेना अच्छे से। अच्छा, फिर आता है हमारा रेम्यूनरेशन इन काइंड। ये लास्ट वाला टॉपिक है, इसको देखो अच्छे से, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा ये, ठीक है। रेम्यूनरेशन इन काइंड देखो, सिंपल एक ही लाइन का टैग होता है इसका, ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो सैलरी है ना वो तुमको मिलेगी पैसों में, राशन में नहीं। तुम्हारे घर में राशन पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? सोचो ऐसा कोई कंपनी है जो बोले तुमको कि हम तुमको कैश कम देंगे लेकिन हम तुमको महीना में घर का 50 किलो का चावल भेज देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा अगर तुम्हारा कंपनी ने बोला तो लॉ यहाँ पे आके रोक देता है। लॉ कहता है बेटा दुकान में आलू, दुकान से आलू खरीदना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? दुकान से आलू खरीदना है और कंपनी से पैसा लेना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले तुमको आलू दे रहे हो, ठीक है। क्या तुम आलू खरीद के दुकान से अपने लैंडलॉर्ड को दे सकते हो रेंट के बदले? रेंट के बदले क्या तुम आलू खरीद के अपने लैंडलॉर्ड को दे सकते हो? नहीं ना। तो लॉ समझाता है एम्प्लॉय को कि बेटा ऐसे काइंड में लेने नहीं लेना है, काइंड में नहीं लेना है, क्या करना है, काइंड में नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी चलो कुछ हिस्सा जो है, लॉ ने कहा कि एम्प्लॉयर को कि तुम कुछ हिस्सा जो है ना काइंड में दे सकते हो, ठीक है। कितना दे सकते हैं? तुम्हारा जो वेज होगा उसके 15%, 50 कह रहा हूँ, कहा गया ये 15%, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये है मैक्सिमम लिमिट, 15% का मैक्सिमम लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर तेरा टोटल वेज का कैलकुलेशन हो रहा है तो मैक्सिमम 15% तक का ही सामान इन काइंड तू ले सकता है कंपनी से। समझ में आ रहा है? वो वेजेस का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब ये पकड़ ले, तेरा वेज है 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज। चल यार इतना छोटा छोटा तुम्हारा वेज मैं कह रहा हूँ, पकड़ ले 1 लाख रुपए है तेरा वेज, 1 लाख रुपीज। भाई साहब कमाल है सर, बहुत अच्छा। तो 1 लाख रुपीज है तुम्हारा, ठीक है। अब सुन, कितना काइंड ले सकता है तू कंपनी से? पूरा का पूरा 1 लाख दे रहा है कंपनी? नहीं, काइंड में भी मिलता है सर। कितना मिलता है काइंड में? 15%, मतलब 50,000, 50 कह रहा हूँ सॉरी, 15,000, 15K का रुपीज़ का, 15K रुपीज़ का तू काइंड ले सकता है। इतना अमाउंट जो है तेरा हम लोग वेज में कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये कि अगर तेरा वेज कैलकुलेशन हो रहा है और हम लोग कैलकुलेट करके निकाले कि तेरे को वेज मिलता है 85K मिल रहा है एज अ वेज, एज अ कैश मिल रहा है तेरे को, और 15K जो है तेरे को मिल रहा है एज अ काइंड, ठीक है। तो ये हम लोग वेज के डेफिनेशन में मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तेरे को, अगर तू कह रहा है कि तेरा मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीज़ लेकिन तेरे को मिलता है 60K इन हैंड, ठीक है, तेरे को कैश मिलता है, समझ में आ रहा है, कैश मिलता है, और 40K तेरे को मिलता है काइंड में,
तो ये हम लोग इसको वेज कैलकुलेशन में इसको हम लोग नहीं लेंगे। वेज कैलकुलेशन में हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग वेज मानेंगे ही नहीं। ठीक है, कंपनी के ऊपर ड्यूटी रहेगा, क्योंकि 1 लाख का तेरा टोटल सैलरी है 1 लाख, इसका 15% कितना होगा, 15,000 रुपये। ठीक है, तो 15 रुपीज़ तक का ही हम लोग इन काइंड ले सकते हैं कंपनी से, 15% तक। तो 15% कितना होगा, 15 के। यहाँ पे तो तू चल 40 के ले रहा है इन काइंड। ऐसा नहीं कर सकता कंपनी कि 60 रुपये तुमको दे दे कैश, बाकी का आलू भेज दे तुम्हारे घर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 15% तक का तुम काइंड में ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बस इस चीज़ को तुमको दिल और दिमाग में बिठा के रखना है। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 3 से। यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग सेक्शन 3 से कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस जाएंगे। आई होप इट इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। नोट्स वगैरह जो है आपको मिल जाएगा हमारे और वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड ग्रुप्स में भी डाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।